बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, कार्डिक आउटपुट स्टार्ट किया था, ठीक है, और कार्डिक साइकिल पढ़ा था और कुछ ईसीजी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं हम ईसीजी की और साथ हम कार्डिक आउटपुट की, ठीक है। जो मैंने ईसीजी के बारे में आपको बातें बतानी है वो क्या है। सबसे पहले तो ये है कि ईसीजी में हमारे पास क्या था, नॉर्मल थी, ये हमारी थी पी वेव, ये थी हमारे पास क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और हमारे पास थी टी वेव। इस तरह ये हमारी जो थी ईसीजी ये चल रही थी, ठीक है। ये हमारे पास थी नॉर्मल ईसीजी। इसमें क्या था, ये थी पी थी, क्यू थी, आर थी, एस थी, टी थी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। हमारे पास ये था। अब हम थोड़ी पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली होती हैं, ठीक है। नॉर्मली मतलब ये है कि हॉस्पिटल के अंदर आते हैं जो कि मेन पेशेंट्स आते हैं, उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि देखिए हमारे पास, मैं जिस तरह ईसीजी बनाता हूँ पहले उसके बारे में देखनी है कि हमारे पास होते हैं ईसीजी के अंदर बॉक्स, ठीक है। वो ईसीजी के अंदर बॉक्स क्या डिनोट करते हैं कि हमारे पास आर टू आर फासला जो हमारे पास क्या होता है, अगर ये पी है, क्यू है, आर, फिर एस, फिर पी क्यू आर, ठीक है। अब ये है मेरे पास कि जो ये आर टू आर होता है ना, ये वाला आर टू आर, इसके अंदर ईसीजी के अंदर आपके विद इन द 3 ब्लॉक्स आपका ये फासला आना चाहिए। यानी ये जो डिस्टेंस है, मैं कहूँ कि ये पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, पी क्यू आर एस टी, ये आर टू आर, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपके 3 ब्लॉक्स के अंदर अंदर आना चाहिए, इस तरह, ठीक है। वहाँ आपको ईसीजी जो होगी, मैं आपको ईसीजी बाद में दिखाऊंगा भी, ठीक है। वहाँ ये होता है कि ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स के अंदर अंदर ये फासला आना चाहिए। ये होती है नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल कौन सी होती है और दूसरी कौन सी होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है मेरे पास कि अगर तो ये जो फासला है ये हो जाए 3 से कम, यानी हो जाए 2 हो जाए, 1.5 हो जाए या 2.5 हो जाए, 3 से हो जाए कम फासला, यानी मेरे पास ये है ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, ठीक है। और मैंने बनाया पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, ठीक है, ये बनाई। उसके बाद हुआ ये कि मैंने पी वेव दोबारा बनाई और ये क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, यानी ये जो फासला है ये चला गया है 4 ब्लॉक्स तक। आर टू आर फासला जो है वो चला गया मेरे पास 4 ब्लॉक्स तक, यानी चला गया लार्जर देन द 3। जब ये लार्जर देन द 3 चला गया ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास हार्ट है, उसकी जो पंपिंग हो रही है, यानी हार्ट का जो सिस्टोल है वो बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है। हार्ट की जो पंपिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। हार्ट जो कंट्रैक्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा है। इसके मतलब ये है, यानी, और इस केस को हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें ब्रेडिकार्डिया में हमारे पास सीन क्या आता है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर हमारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट वो होता है कम, ठीक है। अभी जब हम कार्डिक आउटपुट पढ़ते हैं ना उसकी ओर समझ आ जाएगी। कार्डिक आउटपुट होता है कम, ठीक है। यानी हमारे पास हमारे पास जितना हार्ट, जब हम हार्ट तेज़ कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब है हार्ट तेज़ से प्रेशर देगा, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो तेज़ से जाएगा। लेकिन जब हमारा जो हार्ट होगा वो स्लो पंप करेगा तो जो ब्लड होगा वो भी स्लो जाएगा। उसके बाद आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी होगा कम। अभी हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है। उसके बाद आपकी जो कंट्रैक्टिलिटी होगी वो भी होगी कम, आपका ब्लड प्रेशर होगा कम, यानी जो ब्रेडिकार्डिया वाला बंदा होगा उसका ब्लड प्रेशर होगा कम, ठीक है। इस लिहाज से आपको पता लगना चाहिए। ये है मेरे पास एक, और इसके अंदर मैंने बताया क्या, इसके अंदर जो आपका आर टू आर फासला होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक हो गया, लार्जर देन द 3 ब्लॉक्स। उसके बाद अब एक और कंडीशन हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया कंडीशन, है ना। इसमें हमने टैकीकार्डिया में हमने क्या पढ़ा, अब ये देखते हैं। टैकीकार्डिया में मेरे पास है ये पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, पी वेव, क्यू वेव, आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। देख रहे हैं फासला जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है, यानी जो आर टू आर फासला है वो मेरे पास चला गया लेस देन 3, या 2 आ गया या 1 आ गया ब्लॉक्स, ठीक है। जब हमारे पास ये जो फासला होगा ये कम आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हार्ट है उसका जो सिस्टोल है, सिस्टोल मैंने बताया था क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन, इसकी सिस्टोल है बढ़ गया, इसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, इसका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इस तरह मैंने आपको ये कंडीशन पढ़ाएगी। अभी जो मैंने आपको कार्डियक आउटपुट पढ़ाऊंगा ना, ये सारी की सारी कंडीशंस का पता लग जाएगा। लेकिन अभी अभी के लिए ये बात याद रखनी है कि ब्रेडिकार्डिया में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो स्लो होगा, लेकिन टैकीकार्डिया में जो ब्लड प्रेशर है वो होगा हाई, ठीक है। अब उसके बाद अब जो हम पढ़ने लगे हैं ना उसमें हमारे पास हम ये कहते हैं कि होता है सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या टैकी अरिथमा। इसमें हमारे पास ईसीजी में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो है ना पी वेव एब्सेंट है, देख रहे हैं, ठीक है, पी वेव एब्सेंट है।
कौन सी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। क्यू है, आर है, एस है, टी है, क्यू आर एस टी। लेकिन हमारे पास जो एब्सेंट है वो कौन सी है, पी वेव। पी वेव इस बंदे के अंदर है एब्सेंट। हमारे इस पेशेंट के अंदर जब पी वेव एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एट्रियल सिस्टोल इसका हुआ ही नहीं है, मतलब इसका एट्रिया कंट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, मतलब इसका जो 10% जो ब्लड रह गया था ना, मैंने बताया था आपको, वो आपका वेंट्रिकल्स के अंदर गया ही नहीं है। समझ आ गई बात, एट्रिया कंटैक्ट किया ही नहीं, किसी भी एट्रियल डिफॉर्मेटीज की वजह से एट्रिया कंटैक्ट नहीं हुआ। और ये हमारे पास होती है इसकी ईसीजी। ठीक है, पी वेव एब्सेंट, एक बात पी वेव एब्सेंट है। दूसरी चीज़ इसमें क्या देखनी है, एक तो हो गया पी वेव नहीं है, देख रहे हैं ना। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आर टू आर फासला होगा ना, वो होगा बराबर। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पहली जगह वो है 3 ब्लॉक्स के अंदर, तो दूसरी जगह भी वो 3 ब्लॉक्स के अंदर है, और तीसरी जगह भी वो 3 ब्लॉक्स के अंदर ही होना चाहिए। यानी आर टू आर फासला होगा वो सेम होगा फॉर ऑल। ये है मेरे पास सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो ये हम बात करें कि ज़्यादा एक्सप्लेन की तरफ मैं इसलिए नहीं अभी जा रहा, क्योंकि हमारे पास जब हमने पैथो पढ़नी है तो पैथो में यही चीज़ ही डिस्कस होती है। उसके बाद एक और कंडीशन है, उसमें हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन? अब इसमें भी देखा पी वेव एब्सेंट है, ठीक है, पी वेव एब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है। क्या चीज़? वो ये है कि इसके पी वेव तो एक तो बात पक्की होगी, पी वेव एब्सेंट। जिस तरह सुपरा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में एब्सेंट थी, इसी तरह भी इधर भी पी वेव एब्सेंट है, यानी किसी भी डिफॉर्मेटीज की वजह से एट्रिया कंडक्ट नहीं कर पाया। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा देखिए इसका जो आर टू आर फासला है वो है डिफरेंट। अगर इधर है 4 ब्लॉक्स के अंदर तो इधर आ गया 2 के अंदर, अगर इधर फिर आ गया तकरीबन 4 या 5 के अंदर, यानी जो आर टू आर फासला होगा वो इक्वल नहीं होगा। ये है एट्रियल फिब्रिलेशन की। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एट्रिया फिब्रिलेट करता है, मतलब जो एट्रिया है, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन होती ही नहीं है, एट्रिया की कंट्रैक्शन हुई नहीं है और वेंट्रिकल्स ने कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ ईसीजी थी जो मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आपको बतानी थी, कि ये थोड़ी ना आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ना हम जो पढ़ रहे हैं कार्डियक आउटपुट हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कार्डियक आउटपुट, हम आपको एक बात का तो पता है कि अगर एक हार्ट है, ठीक है, ये है नॉर्मल हार्ट, ठीक है, इसको चाहिए है तकरीबन 100 ब्लड, 100 हमारे पास मिलीग्राम मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इसको 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड चाहिए है फॉर रनिंग, भागने के लिए उसको चाहिए 100 ब्लड। ठीक है, और हम उसको दे भी 100 रहे हैं, तो वो हमारे पास हार्ट बिल्कुल नॉर्मली काम करेगा, ना हमें सांस चलेगा, ना हमें कोई काम होगा। ठीक है, हमारा किसी भी किस्म का कोई भी मसला बनेगा। इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि दोबारा सुन लें, एक है O2 कैपेसिटी यानी O2 इनटेक, ठीक है, और एक होता है O2 डिमांड। एक है O2 इनटेक, एक है O2 डिमांड। आपका जब O2 इनटेक जो आप कर रहे हो, यानी मैं कहूँ कि हम जो है वो रोज़ ले रहे हैं 120 मिलीलीटर ऑफ, हर मिनट ले रहे हैं 120 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, और हार्ट को भी हर मिनट चाहिए है 100 मिलीलीटर ऑफ O2। अब आपका हार्ट सही तरह काम करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो मेरा हार्ट जो मैं ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ 80 मिलीलीटर, लेकिन हार्ट की डिमांड क्या, हार्ट की डिमांड है कि उसको 100 ही चाहिए है। जब हार्ट की डिमांड O2 इनटेक है 80, लेकिन जो हार्ट की डिमांड है वो है 100। जब हार्ट की डिमांड 100 है, अब हमारा हार्ट काम नहीं सही तरह करेगा और हमें डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। पहली बात, हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमें एंजाइना अटैक आती होते हैं, इस वजह से हमें MI आता होता है, हमारे पास हार्ट फेल होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, सडन कार्डियक डेथ होती है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी सिंड्रोम्स आती होते हैं, वो हम पैथो में पढ़ेंगे। लेकिन इस बात को अभी देख लेना, लेकिन इस चीज़ में हमने ये देखना है कि हमारे पास O2 इनटेक जो है वो O2 डिमांड के बराबर है। ठीक है, अब ये सुन लें, अब ये है मेरे पास, मेरा है नॉर्मल हार्ट, ये है नॉर्मल हार्ट, ठीक है, ये बिल्कुल है नॉर्मल हार्ट है, इसकी सारी सर्वर्स। अच्छा, अब ये है कि इस हार्ट ने किया कंट्रैक्ट। अब जब इस हार्ट ने किया कंट्रैक्ट, इसका मतलब है ये जो प्रेशर है ये बाहर फेंका। मैं सिर्फ बनाता हूँ लेफ्ट पार्ट, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और ये है अयूटा। जब जितना ज़्यादा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा हमारा जो है वो ब्लड बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी और उतना ज़्यादा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा।
स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि आपका ब्लड उतना ज़्यादा एक्सक्रीट होगा। जब आपका ब्लड जितना ज़्यादा एक्सक्रीट होगा उसको हम कहते हैं वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। जितनी आपकी कंट्रैक्टिलिटी होगी उतना ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब है, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास कंट्रैक्टिलिटी फॉर एग्जांपल थी 120 पे, जाके इसने कंट्रैक्ट किया, 120 तक कंट्रैक्शन हुई, और इसने जो ब्लड दिया हमें, ये जो ब्लड फेंक रहा है, ये कार्डिक आउटपुट नहीं है। इनपुट क्या है? इनपुट ये है कि हमने उसकी कंट्रैक्शन की, और आउटपुट क्या है? वो हमें ब्लड दे रहा है पूरी बॉडी को। ठीक है, अब ये है कि मैंने अगर उसकी इनपुट की कंट्रैक्शन मैंने उसकी बढ़ा दी, जब मैंने उसकी कंट्रैक्शन बढ़ा दी 120 तक, तो क्या हुआ? तो उसने ब्लड उतना ही ज़्यादा एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर दिया। यानी जितनी मैंने कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाई उतना ही मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम बन गया, और जितना मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम बन गया उतनी ही मेरी कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आउटपुट, यानी मैंने कंट्रैक्टिलिटी की थी 120, ठीक है, अब मुझे उस हिसाब से ब्लड दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने दे दिया 200, यानी मैंने 120 उसको किया और उसने मुझे दिया 200, उसने मुझे कार्डियक आउटपुट कितनी अच्छी दी है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गई। कंट्रैक्टिलिटी के बनने की वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, यानी ब्लड उतना बाहर निकला, और जितना ज़्यादा ब्लड बाहर निकला, वो जो ब्लड बाहर निकलने वाला है उसको हम कहते हैं आउटपुट, क्योंकि वो हमें दी है ब्लड, और वो है कार्डियक आउटपुट। जितनी कंट्रैक्टिलिटी हुई उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा उतना ही कार्डियक आउटपुट बढ़ा, और जितना कार्डियक आउटपुट बढ़ा इसका मतलब है उतना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर बिल्ड हुआ अयोटा के अंदर। ये मैंने फॉर एग्जांपल अयोटा बना दिया, अयोटा के अंदर, और वही आगे गया डिफरेंट आर्टरीज के अंदर, ठीक है, वही आगे गया आर्टरियोल्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास ब्लड प्रेशर भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। बात समझ आई अब? ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हाइपरटेंशन हो गया ना, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो आपकी जो वेजल्स ये होगी कंस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब ये ब्लड आया, ब्लड जितना ज़्यादा ब्लड जाएगा उतना ज़्यादा हमारे पास ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई है, और उतनी ज़्यादा आपकी हाइपरटेंशन होगी और ब्लड प्रेशर उतना बढ़ गया। इस वजह से ये जो याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि हमने पढ़ा है कि ये बात याद रखनी कि कंट्रैक्टिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कार्डियक आउटपुट। कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपकी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेट कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, इतना आपको अगर समझ आ गया तो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? आगे हमारे पास मैंने आपको बताया था एक होता है प्री लोड और एक होता है आफ्टर लोड। मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था? प्री लोड हम कहते हैं एंड डायास्टोल वॉल्यूम को, और आफ्टर लोड कहते हैं एंड सिस्टोल वॉल्यूम को। एंड डायास्टोल वॉल्यूम कौन सा था, याद है ना? ये है मेरे पास PQRST, ठीक है, और हमारे पास एंड डायास्टोल का मतलब है ये वाला, बिफोर कंट्रैक्शन एंड आफ्टर, ये वाला एंड वाला, ये थी रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन के बाद आया था ये वाला पॉइंट जिसको हम कहते थे एंड डायस्टोल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा कौन सा आना था? ये वाला कंट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इधर एंड सिस्टोल कौन सा होता है? एंड सिस्टोल होता है मेरे पास ये वाला, ये कंट्रैक्शन हुई थी और ये रिलैक्सेशन थी, यानी आफ्टर कंट्रैक्शन और बिफोर रिलैक्सेशन, ऐसी है। अच्छा, ये था प्री लोड और ये था आफ्टर लोड। प्री लोड को हम एंड डायस्टोल वॉल्यूम भी कहते हैं और आफ्टर लोड को हम एंड सिस्टोल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम इक्वेशन में कैसे देखते हैं? अब एक बात याद रखनी है कि प्री लोड इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आफ्टर लोड, ठीक है। लेकिन इसको सिर्फ ये नहीं कहना कि जहां अगर हमारे पास प्री लोड भरा है, वो बात ठीक है कि प्री लोड इसका भरा है तो आफ्टर लोड इसका कम होगा, ठीक है। लेकिन ये भी देखना है कि अगर आपका प्री लोड 100 भर रहा है तो आफ्टर लोड आपका 100 कम होगा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अगर आपका प्री लोड 100 है तो आपका आफ्टर लोड 50, क्योंकि कुछ हम मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें हमने प्री लोड भी कम करना होता है और आफ्टर लोड भी कम करना होता है, ठीक है। फिर हमने ये नहीं कहना कि अगर हम प्री लोड और आफ्टर लोड को दोनों कम करेंगे तो कोई एक चीज़ कम होगी, नहीं। अब बाद में एक इक्वेशन बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है कि मेरे पास कि प्री लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इज इन कार्डियक आउटपुट एंड, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, एक मिनट। क्या था? कंट्रैक्टिलिटी मैंने बताई थी, कंट्रैक्टिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कार्डियक आउटपुट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्री लोड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आफ्टर लोड। ये मैं पहले बताने लगा था ये वाला, लेकिन मैंने एंड पे बता दिया, कोई नहीं। ये थी हमारे पास सारा, ये इक्वेशन बनती है। क्या है हमारे पास? जितनी ज़्यादा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा उतना ब्लड बाहर निकलेगा, यानी उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा,
ठीक है। अब जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा उतनी हमें आउटपुट मिलेगी, उसका ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, और जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा इसका मतलब है लोड भी उतना पड़ा था। क्यों? क्योंकि अगर लोड उतना ना पड़ता तो कभी भी हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं थी बननी। अगर लोड ना पड़ता तो कंडक्टिविटी कभी बननी थी, नहीं थी बननी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी नहीं था भरना, कार्डियक आउटपुट भी कभी इंक्रीज नहीं था होना। ठीक है। और आफ्टर लोड का क्या? आफ्टर जब हमारे पास प्री लोड ज़्यादा होगा तो आफ्टर लोड हमेशा कम होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको एक और इक्वेशन की शेप है वो भी मैं आपको बता दूं कि प्री लोड is directly proportional to your conductivity, is directly proportional to your stroke volume, is directly proportional to your cardiac output and inversely proportional to your afterload. आफ्टरलोड हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन याद रख लें, इससे काफ़ी एमसीक्यू सोल्व हो जाते होते हैं। ठीक है। अब एक पेशेंट आया है, उसका ये हुआ कि उसका प्री लोड हमने करना है कम। ठीक है। अब हमने उसका करना है प्री लोड कम। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। मैं आपको नाइट्रोग्लिसरीन का बताता हूँ कि इसका काम क्या होता है, कैसे ये काम करता है। ठीक है। हम इसको देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। और जो पेशेंट आया है जिनका आफ्टर लोड हमने कम करना है, जब हम उस पेशेंट का आफ्टर लोड कम करेंगे हम उसको कहेंगे हाइड्रोलाजीन देंगे। अगर आपको प्री लोड की समझ आई होगी या आफ्टर लोड की समझ आई होगी जो कि मैंने पहले बताई है, फिर आप पता लगेगा कि आप क्यों ये दोगे और ये क्यों दोगे। ठीक है। हाइड्रोलाजीन क्यों दोगे और आप नाइट्रोग्लिसरीन क्यों दोगे। ठीक है। मैं आपको नाइट्रोग्लिसरीन का थोड़ा फार्माकोलॉजिकल बता देता हूँ। ठीक है। और साथ हाइड्रोलाजीन का भी बता देता हूँ, लेकिन पहले ये आपको पता लगना चाहिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी। मैंने बार बार बता रहा हूँ, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्टॉक वॉल्यूम एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कार्डिक आउटपुट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्री लोड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आफ्टर लोड। जितना कंडक्टिविटी बढ़ेगी उतना स्टॉक वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, उतना प्री लोड बढ़ेगा, उतना ही आफ्टर लोड हमारा कम होगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम दूसरी तरह देखें, वो क्या है? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टॉक वॉल्यूम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कार्डियक आउटपुट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एंड डायस्टोल वॉल्यूम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एंड सिस्टोल वॉल्यूम। यानी कंडक्टिविटी जितनी बढ़ेगी स्टॉक वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट उतना बढ़ेगा, एंड डायस्टोल वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, एंड सिस्टोल वॉल्यूम उतना कम होगा। ये क्योंकि प्री लोड को ही एंड डायस्टोल कहते हैं और आफ्टर लोड को ही एंड सिस्टोल कहते हैं। यानी मैंने कहा कि एंड डायस्टोल, एंड डायस्टोल का मतलब क्या? आफ्टर रिलैक्सेशन। ठीक है। एंड सिस्टोल आफ्टर कंट्रैक्शन। ठीक होगी बात, आगे समझ की? यानी इसका दूसरा मतलब क्या था? इसका दूसरा मतलब है प्री लोड, इसका मतलब था आफ्टर लोड, लोड पड़ने से पहले और लोड पड़ने के बाद। ठीक होगा? ये आपको अगर इक्वेशन समझ आ जाती है तो सारे के सारे हमारे पास हो जाती हैं हल मसले। अब हमारे पास क्या? अब हम कार्डिक आउटपुट की कुछ है। सबसे पहले जो है कार्डिक आउटपुट में आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। मैंने आपको बताया स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड किस किस पे करता है? वो करता है डिपेंड, पहली बात कंडक्टिविटी पे। बात वो इक्वेशन को देखते सार बात करनी है। पहली बात करता है कंडक्टिविटी पे, दूसरी बात करता है प्री लोड पे कि इंक्रीज हो, तीसरी बात करता है आफ्टर लोड पे कि डिक्रीज हो। ठीक हो गया? अब हम अगर तो कोई पेशेंट आता है, ठीक है, अगर तो कोई बंदा आता है, पेशेंट आता है जिसका प्री लोड है बहुत ज़्यादा, यानी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमें अब करवानी है उसकी रिलैक्स, यानी उसकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा ना हो। उसकी कोई भी वजूहत हो सकती है, उसका हो सकता है कि वह एंजाइना वाला बंदा हो सकता है। यानी मैंने कहा कि अब ये है कि हमारे पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट की डिमांड है, हार्ट कहता है कि मुझे 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड चाहिए है, लेकिन हम उसको हम जो बाहर से ले रहे हैं, हम चले गए फॉर एग्जांपल, हम चले गए ऊपर आल्टीट्यूड में, हाई आल्टीट्यूड में, उधर हमें सिर्फ 30 मिल रहा है और हम सिर्फ 30 ले रहे हैं। अब अगर हम ये वाला जो 30 है, अगर ये हार्ट को देंगे कि यार मेरे पास 30 है तो 30 ले लो, 70 तो मेरे पास नहीं है, तो हार्ट अटैक आ सकता है, आ सकता है। हम इस वजह से हम क्या करते हैं, हम प्री लोड को कम करवा देते हैं। जब हम प्री लोड कम कर देते हैं ना, तो हार्ट की जो डिमांड होती है ना वो भी हो जाती है कम। यानी अगर हार्ट की डिमांड थी ना 70, अब हमने उसका प्री लोड कर दिया कम, अब हमने उसकी कंडक्टिविटी कर दी कम, अब हमने उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कर दिया कम, उसकी प्रीलोड हो गया कम। जब उसका हो गया ना प्रीलोड कम, अब उसकी डिमांड भी होगी कम। अब उसकी डिमांड आ गई फॉर एग्जांपल 30 या आ गई 20। अब हम बाहर से अब हम उसको 30 देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं, कोई अटैक नहीं आएगा उसको। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, हम कहते हैं कि एक पेशेंट है एंजाइना का, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी 70% स्टीनोज्ड वेसल हुई होती है, मोर देन 70% वेसल स्टीनोज हुई होती है। ठीक है। यानी अब ये बात है कि मेरे पास ये है हार्ट
और मैंने आपको बताई थी इसकी आर्टरीज याद है, ये है मेरे पास लेफ्ट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ओब्ट्यूज मार्जिनल, और ये थी लाडा। उसके बाद ये थी राइट करोनरी आर्टरी, ये एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, ये है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अब मैंने कहा कि इधर वेजल्स में हमारे पास होगी 70% स्टीनोसिस होगी है। ठीक है, इस 70% स्टीनोज्ड की वजह से अब हार्ट को चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 80 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मैं हर बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि हार्ट को इतना चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट को चाहिए था 80 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, लेकिन हुआ ये है कि इस स्टीनोज वेजल की वजह से, वेजल में होगी थोड़ी स्टीनोसिस, इस स्टीनोसिस वेजल की वजह से, इस स्टीनोसिस वेजल की वजह से हुआ क्या, हमारे पास हार्ट जो है वो ले नहीं पा रहा, क्योंकि आगे अब 70% स्टीनोज्ड वेजल, और हार्ट को अब कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है। चाहिए हार्ट को 80 है, ताकि अब 80 यानी फॉर एग्जांपल हार्ट को चाहिए 80 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ताकि हार्ट पूरी बॉडी में पंप सही कर सके, लेकिन हार्ट को मिल रहा है 30। जब हार्ट को 30 मिल रहा होगा तो क्या हार्ट काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हार्ट को चाहिए ही 80 है। ठीक है, इस वजह से हम फिर इन पेशेंट्स में क्या करते हैं, हम इस पेशेंट्स में हमें इनकी कंट्रैक्टिलिटी कम करवानी होती है, यानी फॉर एग्जांपल इनका हमें ब्लड प्रेशर कम करवाना होता है। हम इनका फिर ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हम इनका प्री लोड करते हैं कम। जब हम इनका प्री लोड कम करते हैं ना, तो हम प्री लोड कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ये वाली बात, ये मैंने आपको जो बात बताई है, ये असल चीज़ है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का जो फार्मूला वो जो ड्रग्स है वो हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन अभी के लिए इतना आप कर लें कि नाइट्रोग्लिसरीन इसलिए देते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, अब जो ब्लड प्रेशर होगा वो हो जाएगा कम, और अब ब्लड प्रेशर हो गया कम यानी प्री लोड हो गया कम। जब प्री लोड हो गया कम तो अब आपका चाहे स्टीनोज्ड भी होगी, अब आपका हार्ट की जो डिमांड है वो तो कम होगी ना, हार्ट की डिमांड आ गई 30 पे, और अब हम उसको देंगे, अगर उसको जो अब 30 मिलेगा हार्ट को, तो वो हार्ट बिल्कुल नॉर्मली वर्क करेगा। ठीक होगा, ये वाली बात थी आपकी जो थी। अब उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रैक्टिलिटी। अब कंट्रैक्टिलिटी है ना, ये हम एक अलग टॉपिक है इसका, एक्शन पोटेंशियल के साथ रिलेटेड। ठीक है, ये हम उधर पढ़ेंगे, ये वाला कंटेक्ट एक्शन पोटेंशियल के साथ। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का एक टॉपिक होगा जिसमें ये सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का भी आपको पता लग गया, आफ्टर लोड को क्या कहते हैं, एंड डायस्टोल वॉल्यूम। एंड डायस्टोल वॉल्यूम मतलब आफ्टर रिलैक्सेशन एंड बिफोर कंट्रैक्शन, ऐसे ही है। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसका नाम होता है कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड। अब ये कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये देखनी है आपने। कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड, ये याद रखनी है, कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड डिपेंड करती है आपके कार्ड पे। अच्छा, कार्ड क्या है, सी से हमारे पास होती है कंट्रैक्टिलिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कंट्रैक्टिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपका कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ए होता है आपका आफ्टर लोड। ठीक है, अच्छा मैं इसी बात की और बताता हूँ। आर होगा आपका हार्ट रेट, और डी से होगा आपका रेडियस और डायमीटर जिसको कहते हो। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें मैंने कहा कि जितनी आपकी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड होगी ना, यानी अगर आपकी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड है ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ कर गई है जितनी भी, जब हमारी कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ कर गई है तो आपकी कंट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, आपका आफ्टर लोड भी इंक्रीज़ होना चाहिए, आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, आपका डायामीटर भी इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, अब इधर आ गया आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब है कि लोड के पढ़ने वाला बाद में जो रिलैक्सेशन आती है। आफ्टर लोड क्या था भला, आफ्टर लोड था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास कार्डियक ऑक्सीजन डिमांड होगी, हार्ट की डिमांड है फॉर एग्जांपल 70, जब हार्ट की डिमांड होगी फॉर एग्जांपल 70, अब 70 के लिहाज से हार्ट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, 70 के लिहाज से हार्ट की ये होनी चाहिए, आफ्टर लोड भी होना चाहिए, उसके लिहाज से हार्ट रेट भी होना चाहिए, उसके लिहाज से डायमीटर भी होना चाहिए। ये था हमारे पास कार्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कुछ फार्मूलाज हैं जो कि याद कर लें, वो आते होते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या फार्मूला, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था भला, स्ट्रोक वॉल्यूम का था कि हमारे पास हार्ट कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड को हार्ट से बाहर निकालेगा, और जितना ज़्यादा हार्ट आफ्टर कंट्रैक्शन या फिर आफ्टर सिस्टोल ब्लड बाहर निकलेगा उतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता था। ऐसे ही है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते थे। अब इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास एक और है जिसका नाम है इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन का फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर
एंड डायस्टोल वॉल्यूम। इस फार्मूले को एज इट इज़ याद कर लो। इसमें हमारे पास होता ही है कि वो पूछता है कि एक पेशेंट है, उसका हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है 70, ठीक है, उसका एंड डायस्टोल वॉल्यूम है इतना, ठीक है। अब आप इजेक्शन फ्रैक्शन इसका क्या होगा, ठीक है। तीसरा चीज़ इसका फार्मूला है कार्डियक आउटपुट का। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कार्डियक आउटपुट का फार्मूला होता है इज इक्वल टू हार्ट रेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसके बारे में ज़रा सुन लें, उसके बारे में इतनी नहीं है, इस बारे में ज़रा डिटेल सुन लें हमारे पास क्या है। अब कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, अब इसमें इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं और जो है भी इम्पोर्टेंट काफ़ी, उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं। अच्छा, अब मैंने हार्ट रेट का तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा हार्ट ने कंटैक्ट किया उतना ज़्यादा हार्ट रेट होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब है, आपकी कंटैक्टिलिटी, यानी जितना ज़्यादा, अब ये है मेरे पास हार्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा हार्ट कंटैक्ट करेगा उतना आपका हार्ट रेट होगा, ठीक है, और जितना बाहर निकलेगा उतना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में एक बात बता दूं, स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो तो बारी बार हार्ट रेट भी नहीं रहता, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में क्या है। अब एक पेशेंट है, इसकी मैं एग्जांपल एक क्लिनिकल क्वेश्चन के साथ करता हूँ। एक पेशेंट है, ठीक है, वो कहता है कि एक पेशेंट पहले तो था बैठा, ठीक है, एक जगह पे रेस्ट पोजीशन पे था, वो लगा भागने लगा, ठीक है, एक्सरसाइज करने लग गया, उसका 1 आवर में, 1 घंटे में उसका जो हार्ट रेट था वो है मेरे पास फॉर एग्जांपल 70 और स्ट्रोक वॉल्यूम है मेरे पास 90, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियो, अच्छा, एक घंटे के अंदर उसका हार्ट रेट था 70 और स्ट्रोक वॉल्यूम था 90, लेकिन वो कह रहा है कि वो मुसलसल 3 से 4 घंटे भागा है, तो अब उसका हार्ट रेट क्या होगा और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बात कहूँ कि आप एक जगह पे पहले बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 घंटा आप भाग गए हैं। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप एक जगह पे बैठे हैं, ठीक है, आप पहले दिन जाते हैं यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप जाते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, सेंटर से जाओगे यूनिवर्सिटी तो आपको सांस चलेगा, ठीक है। जब आप अगले दिन जाओगे आपको थोड़ा चलेगा, जब आप जाते रहोगे तो आप आदी हो जाओगे, अब आपको कोई मसला ही कोई नहीं, सांस ही कोई नहीं चल रहा, कोई मसला ही नहीं हो रहा, ठीक है। यानी वो जो मसला नहीं ना हो रहा, उसका मतलब ये होता है कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया कॉन्स्टेंट, आपकी हार्ट को पता है कि कितना आपने ब्लड बाहर निकालना है। अब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया कांस्टेंट, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम चला गया प्लेटू फेज में। प्लेटू कहते हैं ऐसा फेज जो कि कांस्टेंट हो जाता है, फिर आप उसको गिनते नहीं होते, शुमार नहीं करते, ठीक है। अब मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल एक और सुन लें। अब मैं कहता हूँ कि एक बंदा है, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, वो 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है, उसको सांस चलने लग गया है, ठीक है, वो 2 से 3 घंटे भागता है, अब वो रोज़ भाग रहा है, तो अब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो इस तरह सवाल करता है, वो कहता है कि हमारे पास एक पेशेंट है जिसका एक फुटबॉलर है, ठीक है, एथलेटिक्स है, उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है हार्ट रेट पे और स्ट्रोक वॉल्यूम पे, ठीक है, लेकिन उसका जो है स्ट्रोक वॉल्यूम वो प्लेटो फेज में क्यों है। हमने कहना है कि जब वो ड्यू टू एथलेटिक्स, क्योंकि वो एथलेटिक्स है यानी वो रोज़ भागता है, वो रोज़ फुटबॉल खेलता है, यानी वो अब उसकी बॉडी जो है वो आदी हो गई है, अब उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो चला गया प्लेटो फेज में। जब उसका स्ट्रोक वॉल्यूम चला गया प्लेटो फेज में, अब उसका कार्डियक आउटपुट सिर्फ डिपेंड रहेगा हार्ट रेट पे बस। अब जितना हार्ट रेट होगा उतना ही उसका कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, ठीक होगा। ये बात याद रखनी है। यानी अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा है एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, वो एक्सरसाइज 1 घंटा कर रहा है, 1 घंटे में उसको सांस चलेगा, अब उसको ना वो आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है, स्लो स्लो भाग रहा है, वो 3 से 4 घंटे भागता है और रोज़ भागता है, ठीक है। अब उसका कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा। अब वो ये सवाल पूछता है, कि अ पेशेंट ऑफ 40 years present in ER has a history of heart rate is 80 while stroke volume is 90, ठीक है। आफ्टर 10 days of athletics या playing football his heart rate is 80 and stroke volume is 100, what do you diagnose that, उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा। वट डू डायग्नोज बाय कार्डियक आउटपुट। अब एक बात याद रखनी है कि अगर उसने स्ट्रोक वॉल्यूम दी भी हुई है तो अब हमने इसको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, मैंने आपको बताई है कि वो एग्जाम्पल के साथ कि आप यूनिवर्सिटी जाते हो, ठीक है, एक दिन आपको सांस चलेगा, ठीक है, वो जो सांस चलना होता है ना, आप उसको कहते हो कि वो ब्लड बाहर निकलता है ज़्यादा, उसका आप स्ट्रोक। अब हम क्या करते हैं, हम इसका कार्डियक आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इसका कार्डियक आउटपुट होगा 80,
क्योंकि कार्डियक आउटपुट सिर्फ हार्ट रेट पे डिपेंड हो जाएगा जो कि है 80। अब हम सिर्फ इसको देखेंगे, ये है 80। ठीक है, अब क्या था, मैंने कहा उसने स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने कभी भी अब इस तरह निकाला कि कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, 80 है, क्या है इधर 80 है, तो 80 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। नहीं, ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि आफ्टर प्लेइंग, यानी अगर मैं कहूँ कि आप हो, ठीक है, एक बस आखिरी बात सुन लें, आप हो, ठीक है, आप पहले दिन जाते हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी जाते हुए आपका हार्ट रेट है 70, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका है 90, ठीक है। अब आप कार्डियक आउटपुट कैसे देखोगे? अब आप कार्डियक आउटपुट देखोगे पूरे फार्मूले के साथ, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट है 70, ये है 90, निकालोगे, इसी है आपका कार्डियक आउटपुट। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब आप इतना भागे हो कि अब आपका हार्ट को पता लग गया कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम उसने कर दिया प्लेटू पे। अब आप जाते हो रोज़, जब आप जाओगे ना रोज़, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम चला गया प्लेटू पे। अब आप क्या करोगे? अब आप कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट, अब आप क्या करोगे? अब आप हार्ट रेट पे और साथ करोगे स्ट्रोक वॉल्यूम पे, ठीक है, लेकिन इसमें आप स्ट्रोक वॉल्यूम कर दोगे प्लेटू पे। ये डिपेंड हो गया ओनली इन हार्ट रेट, ये चला गया सिर्फ और सिर्फ हार्ट रेट पे, ठीक है। जितना अब आपका हार्ट रेट होगा उतनी ही आपकी अब होगी कार्डियक आउटपुट, ठीक है, और जितनी आपकी होगी कार्डियक आउटपुट उतना आपका होगा स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना आपका होगा स्ट्रोक वॉल्यूम उतना होगा आपका प्री लोड, और उतना ही कम होगा आपका आफ्टर लोड। समझ आ गई बात की? अब ये चीज़ थी, मैंने कुछ फार्मूलाज बताए थे। अब और सुन लें, अब होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर का क्या होता है? पल्स प्रेशर कहते हैं हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक अगर 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो निकल आया 40 पल्स प्रेशर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। उसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, यानी आर्टरिया के अंदर जो प्रेशर है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या था? उसका फार्मूला हमारे पास दो होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है, वो आपको बता दूं जो आसान होता है। वो उसमें हमारे पास आता है डायस्टोल ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। यानी अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 80 और 1/3 पल्स प्रेशर है 40, तो आप निकाल लो क्या मीन आर्टेरियल प्रेशर जो भी निकलेगा, ठीक है। दूसरा इसका फार्मूला क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ, वैसे तो ये आसान होगा। दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो उसी के इक्वल होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ये कर लो, ये कर लो, ये किसका फार्मूला है? मीन आर्टेरियल प्रेशर का, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जिस बंदे की मैंने कहा कि बता रहा था मैं आपको कि कार्डियक कॉन्टैक्टिलिटी हमारे पास है इंक्रीज, ठीक है। अब कॉन्टैक्टिलिटी इंक्रीज करने वाली कौन कौन सी ड्रग्स हैं? उसमें आती है हमारे पास डोब्यूटामाइन, ठीक है, उनमें हमारे पास आती है डाइजॉक्सिन, उसमें हमारे पास आती है मिलरिनोन। ये वाली याद कर लेनी है, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, इंक्रीज कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली कौन सी है? पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, इनको कहते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स का मतलब ये है कि जहाँ भी आप पढ़ लो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है, इसका मतलब किसी भी मेडिसिन के ऊपर अगर लिखा है पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, तो वो होती हैं कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन। और किसी के ऊपर लिख लो अगर नेगेटिव आइनोट्रोप्स, तो वो होती हैं कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाली नेगेटिव आइनोट्रोप्स। इनमें कौन सी आती हैं? इनमें आती है मतलब कंडक्टिविटी को डिक्रीज करना है, कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाली होती है हमारे पास बीटा ब्लॉकर, हमारे पास होती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भी आती है, ठीक है। काफ़ी ड्रग्स होती हैं जो कि कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाली होती हैं। यानी अब मैं ये कहूँ कि ये वाली जो ड्रग्स हैं ये हैं हाइपोटेंशन के लिए, ऐसे बंदे जो कि हाइपोटेंशन है जिनका ब्लड प्रेशर है बहुत लो, अब हमने इनको कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हम उनको डोब्यूटामाइन दे सकते हैं, डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, मिलोरिनोन दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी मेडिसिन जो कि जिनकी है कंडक्टिविटी ज़्यादा, यानी ऐसे लोग जो कि हाइपर टेंशन के मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं हाइपर टेंशन, अब हम उनके अंदर कंडक्टिविटी को लो करने वाली देंगे। ये हम वैसे फार्मा के अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कैसे देंगे, क्यों देंगे। कंडक्टिविटी डिक्रीज करने वाली देंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी को डिक्रीज करने वाली वो है मेरे पास ये मेडिसिन, ठीक है। मेरे पास मैंने आपको बताने का कहा था कि मैं आपको उसका बताऊंगा फंक्शन थोड़ा नाइट्रोग्लिसरीन का, नाइट्रोग्लिसरीन कैसे करते हैं, ठीक है। यह तो आता है वैसे फार्मा के अंदर है, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ पता लग जाना चाहिए नाइट्रोग्लिसरीन कैसे हम एक्ट करती है। अच्छा, अब होता यह है कि नाइट्रोग्लिसरीन जब हमने देती है नाइट्रोग्लिसरीन, अब नाइट्रोग्लिसरीन जब हम बॉडी के अंदर जाती है तो ये चेंज हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। जब ये होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर चेंज, तो ये बनाती है फिर बाद में CGMP,
ठीक है, ये होती है हमारे पास प्रोटीन। CGMP उसने बनाई है। अब हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन चेंज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है CGMP। CGMP आगे करती है मसल को रिलैक्स। जब हमारा होता है मसल रिलैक्स, इसका मतलब है आपका ब्लड प्रेशर हो गया लो। वो कैसे हुआ? कंट्रैक्टिलिटी के लो होने की वजह से, स्ट्रोक वॉल्यूम के लो होने की वजह से, कार्डियक आउटपुट के लो होने की वजह से। ठीक है ना, इस वजह से आपका हुआ मसल रिलैक्स। ठीक है, अब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन हमने दी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना कम हो जाए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना कम हो जाए, हाइपोटेंशन का ही मरीज़ ना बन जाए। हाइपरटेंशन के लिए हमने दी थी, लेकिन हाइपोटेंशन में ना चला जाए। क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ एक और होती है जिसका नाम होता है फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4। वैसे तो ये बॉडी के अंदर भी होता है, ना भी दें तो कोई नहीं, लेकिन एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है नाइट्रोग्लिसरीन प्लस फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4। ठीक है, ऐसे लिखा होता है डब्बी के ऊपर, फार्मूलाज के ऊपर। अब फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 क्या करता है, साथ हमारे पास ये हो रहा होता है फंक्शन जो मैंने बताया, नाइट्रोग्लिसरीन चेंज हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड में, वो आगे बना रही होती है CGMP, वो आगे मसल को रिलैक्स कर रही होती है, वो आगे ब्लड प्रेशर कर रही है। लेकिन साथ फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 क्या करता है, वो साथ CGMP को इनहिबिट करता रहता है कि ताकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना डिक्रीज हो जाए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो फ़ायदा क्या, हाइपोटेंशन का मरीज़ हो गया। ठीक है, वो फ़ौरन 1 मिनट से पहले गिरने लग जाएगा। इसमें क्या करेंगे, ये साथ हमारे पास कहती है फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 CGMP को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ लोग जिनका लिबिडो होता है वीक, लिबिडो यानी उनका सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। लिबिडो वीक का मतलब होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। ठीक है, अब हम इन पेशेंट्स के अंदर एक मेडिसिन देते हैं, लिबिडो, लिपिड लिख दिया, लिबिडो। अच्छा, अब इन पेशेंट्स के अंदर हम एक मेडिसिन, ये पेशेंट एक मेडिसिन लेते हैं जिनका नाम होता है सिल्डेनाफिल। ये मेडिसिन क्या करती है, ये मेडिसिन जाके फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 को इनहिबिट कर देती है। जब फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिट हो गया, ठीक है, जब ये इनहिबिट हो गया तो CGMP का लेवल भरा, और ये जो पेशेंट अब ये जो पेशेंट होते हैं ये हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, ज़्यादा ही वीक हो जाते हैं। अब मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मेरे पास नाइट्रोग्लिसरीन दी, नाइट्रोग्लिसरीन ने नाइट्रिक ऑक्साइड का कुछ में चेंज हुआ, वो आगे CGMP में चेंज हुई, वो आगे मसल को रिलैक्स करवाई, ब्लड प्रेशर को लो करवा दिया। ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना लो हो जाए, क्या होता है, फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 आपको इनहिबिट कर देती है, किसको, CGMP को। जब फोस्फोडाइएस्ट्रेज CGMP को इनहिबिट कर देती है तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो नहीं होता, थोड़ा बहुत लो हो जाता है और बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स, ये था नॉर्मल, अब ऐसे पेशेंट्स जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए एक मेडिसिन यूज करते हैं जिसका नाम होता है सिल्डेनाफिल, ये क्या करती है, ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 को जाके ये क्या करती है, ये जो मेडिसिन होती है ये वाली, ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर को जाके कर देती है इनहिबिट। जब ये इनहिबिट हो गया, इसका मतलब है CGMP हो गया राइज, मसल और रिलैक्स हो गया, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा कुछ कम हो गया, हाइपोटेंशन में चला गया। ठीक हो, ये था हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन का फार्माकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको मेडिसिन के बारे में बता दिया था, क्या बता रहा था कि कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करने वाली कौन सी है, कंट्रैक्टिलिटी पॉजिटिव आयनोट्रोप्स, और कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करने वाली कौन सी हैं, नेगेटिव आयनोट्रोप्स। पॉजिटिव आयनोट्रोप्स में आती हैं डोब्यूटामाइन, डाइजॉक्सिन, मिलरिनोन, और डिक्रीज करने वाली कौन सी आती हैं, बीटा ब्लोकर्स, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स और नाइट्रोग्लिसरीन। मैंने अभी आपको नाइट्रोग्लिसरीन का फंक्शन बताया, नाइट्रोग्लिसरीन का इस वजह से बताया है क्योंकि मैंने आपको प्री लोड पर आया था। प्री लोड को कम करने वाली कौन सी मेडिसिन थी, नाइट्रोग्लिसरीन। वैसे तो प्री लोड को कम करने वाली नाइट्रोग्लिसरीन भी है, क्योंकि प्री लोड का मतलब क्या है, आपकी कंट्रैक्टिलिटी। प्री लोड कम होगा तो कंट्रैक्टिलिटी भी तो कम होगी ना। अब हम प्री लोड को कम करने के लिए सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन तो नहीं ना दें, हम प्री लोड को कम करने के लिए हम बीटा ब्लोकर भी दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स भी दे सकते हैं, और साथ हम उसको नाइट्रोग्लिसरीन भी दे सकते हैं। हम ये तीनों मेडिसिन किसको दे सकते हैं, इन पेशेंट्स को जिनको प्री लोड हमने कम करना है। मैंने आपको इसलिए ये बात कार्डियक आउटपुट में बताई थी। कार्डियक आउटपुट में कहीं आप ये ना समझ लो कि सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन ही देते हैं, हमने उसको कंट्रैक्टिलिटी कम करवानी है, मेनली उसको नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं क्योंकि बुक में भी ये लिखी है, लेकिन कंट्रैक्टिलिटी को कम करवाने के लिए हमने ये सारी बीटा ब्लोकर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लोकर जब हम इस ड्रग्स के बारे में तब पढ़ेंगे जब हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, तभी हम ये बात पढ़ लेंगे। और बीटा ब्लोकर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब हम इसकी कंट्रैक्टिलिटी और एक्शन पोटेंशियल के रिलेटेड पढ़ेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे पास ना हम उसमें फार्मा में क्या क्या, फार्मा में हम जो बात पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी अरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ेंगे,
ठीक है, ये वाले पढ़ेंगे। और हार्ट फेलियर की ड्रग्स पढ़ेंगे, ये वाली हम जब उसमें पढ़ेंगे। हाइपर टेंशन की मैंने आपको बताई है कौन सी, अगर कोई बंदा हाइपर टेंशन वाला आता है तो आप उसको क्या दोगे, आप उसको नेगेटिव आइनोट्रोप्स दे दोगे, ठीक है। यानी जिनकी आपने कंटेक्टिलिटी कम करवानी है, जब उनकी आप कंटेक्टिलिटी कम करवाओगे, वो किससे करवाओगे, बीटा ब्लॉकर से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से, नाइट्रोग्लिसिन से, आगे डायूरेटिक्स भी इसमें आती होती हैं, ठीक है। आप कंटेक्टिलिटी कम इस वजह से करवाओगे, ठीक है। हाइपरटेंशन में अरिथमिक भी हम पढ़ेंगे, एंजाइनल भी और हार्ट फेलियर भी पढ़ेंगे, ठीक है।